तो नमस्कार, स्वागत है सबका फिर से कॉमर्स ब्लॉग चैनल में। और जो है हम थ्योरी जो अकाउंट्स की कर रहे थे या अकाउंट्स का जो पार्ट कर रहे थे वो आज कंटिन्यू आगे करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सबका जो ठंडी की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही बढ़िया चल रही होगी। और ये अपने खाली टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में जो हमारे पास है, इसमें जो है ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग इसके फ़ायदे उठाइए, बढ़िया से आप लोग इसको देखिए। अगर कोई डाउट रहे नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए। और एक गलती जो आप लोग करते हैं ना कि वीडियो बस देखिए, उसके बाद जो है 2 मिनट 3 मिनट देखा, उसके बाद जो है स्किप कर देते हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू जितनी आसान से चीज़ें मिल जा रही हैं, आसानी से मिल जा रही हैं, आप लोग उतना भी काम नहीं करना चाह रहे हो कि लेट के धैर्यपूर्वक 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा सुन लें। तो इट्स अप टू यू कि आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं। और इन सबको छोड़ के स्किप करते हुए आगे सीधे बढ़ते हैं अगले अपने पार्ट पे। और जो आज हम शुरू करने चल रहे हैं, बेसिकली आज हम जो कवर करेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस, उसके अलावा जो है अकाउंटिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और साथ ही साथ जो है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो कंसेप्ट्स हैं आपके वो क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा जब हम इन सब चीज़ों को शुरू करते हैं तो बेसिकली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो कल जब जैसे कि हमने बात किया था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है वो आप बुक कीपिंग को हम कह सकते हैं कि एक नैरोअर टर्म है और अकाउंटिंग जो है वाइडर टर्म है। और बुक कीपिंग की जो हमने 4 बातें कल की थी, उन 4 बातों के आगे 2 चीज़ें और जुड़ती हैं। अब क्या है वो पिछले वीडियो में आपने देखा था, ये आपका रिविज़न का पार्ट है कि वो 4 चीज़ें क्या थी। और आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत स्लो बोलने में लंबी हो जाती है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम बुक कीपिंग की बात करते हैं और फिर अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहली की चीज़ क्या हो जाएगी, सबसे पहली चीज़ है बुक कीपिंग कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ लॉजिकल फैशन। यानी बेसिकली क्या करता है कि एक लॉजिकल फैशन में, लॉजिकल फैशन की हमने कल बात की थी कि वो क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके और एक क्रोनोलॉजी में उनको रिकॉर्ड करता है। तो बुक कीपिंग का जो बेसिक काम है वो क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का पार्ट क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट वाइडर पार्ट है। और अकाउंटिंग का काम क्या होगा, अकाउंटिंग कंसर्न्स इटसेल्फ विथ समराइजिंग ऑफ सच रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी बुक कीपिंग के जो ट्रांजैक्शंस हैं, बुक कीपिंग के ट्रांजैक्शंस जितने भी आपने रिकॉर्ड किए हैं उनको समराइज करके जो है देने का काम कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। तो कल इसको जो क्लास में पढ़े होंगे ज़्यादा समझ में आया होगा कि 4 पार्ट जो हमने कल किया था, तो उस 4 पार्टों को आगे यानी ट्रायल बैलेंस तक का काम हो गया। अब उसको जो है समरी देना, उसका काम किसका है, अकाउंटिंग का काम है। तो अकाउंटिंग आपको क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन देती है। दूसरा है बुक कीपिंग में कहता है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक बेस है, बेस प्रोवाइड करा रहा है, एक सरफेस आप समझ सकते हो, एक बैकअप है, या जो भी इसको जिस हिसाब से आप समझना चाहो कि बुक कीपिंग जो है एक आपको कह सकते हैं न्यू है, जो आगे अकाउंटिंग को जो है प्रमोट करती है। और आगे जो अकाउंटिंग का काम होना है वो कहाँ होगा, बुक कीपिंग के इसी माध्यम से होगा। यानी बुक कीपिंग जब तक अपना काम नहीं करेगी तब तक अकाउंटिंग का काम नहीं हो सकता है। तो बुक कीपिंग का काम क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको क्रोनोलॉजिकल वे में जो है रिकॉर्ड करना। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो समराइज़ किसे करोगे। तो इसका मतलब जो समराइजेशन का पार्ट है तभी हो पाएगा जब बुक कीपिंग कराएगा। अब आते हैं सेम टाइम पे अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग इज़ द बेसिस फॉर द बिजनेस लैंग्वेज। अब ये क्या है साहब, बिजनेस लैंग्वेज क्या है, बेसिकली बिजनेस लैंग्वेज आप कहते हो कि जिस भाषा में चीज़ों को आप समझ पाओ। जैसे हम इंसानों की भाषा होती है, तो इंसानों की भाषा आप तभी समझ पाते हो जैसे आप जिस भाषा में बोला जाए उसको समझो। अब अकाउंटिंग की भाषा क्या है, तो अकाउंटिंग की भाषा आप कोई अलग भाषा नहीं है कि जो आपको एक नई लिपि सीखनी पड़ेगी, बल्कि बेसिकली अकाउंटिंग की भाषा हम कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ, कि लॉस हुआ, बिजनेस ग्रो किया, कि पिछली बार से जो है नीचे गया है, डाउनफॉल हुआ है। तो बेसिकली यही अकाउंटिंग भाषा है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस और ग्रोथ, डाउनफॉल, ये सारी चीज़ें। तो जो अकाउंटिंग है जब ये समराइज करता है, समराइज करने का मतलब क्या, सार बताता है। सार बताने का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में कि क्या मूल्य निकला है, 1 साल का आपने जो अकाउंटिंग किया, पूरी चीज़ों को रिकॉर्ड किया, उनको जब आप फाइनल एनालिसिस करोगे तो प्रॉफिट में गए, लॉस में गए, ये सारी चीज़ों को बताना। तीसरा पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग। यानी बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता। तो हमने पहले भी बताया था कि क्या क्या चीज़ें आती, ये फिर आपको रिवाइज करना है, याद करो। कहाँ, ट्रांजेक्शन्स को पहले जो है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने का मतलब लिखना, फिर उनकी जर्नल एंट्री करना, चाहे जर्नल एंट्री अगर बुक्स नहीं बन रही है तो, अन्यथा के केस में सब्सिडरी बुक्स में उनको जो है पोस्टिंग करना, फिर लेजर बनाना, और लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस तक का सफ़र जो होगा वो कहाँ आएगा, बुक कीपिंग में।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इसके जस्ट बाद होता है ना, और यही आपके ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी पॉइंट हमने पढ़ा ऊपर वो प्रूफ हो जाता है कि जो आपका अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग किस पे बेस है, अकाउंटिंग में आपका बेस है बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग डेटा प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल उसने दे दिया, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अकाउंटिंग आपका देगा। अब अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं सेम पॉइंट में कि अकाउंटिंग क्या कहता है। तो अकाउंटिंग कहता है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द अल्टीमेट एम ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है कि जो अल्टीमेट यानी मूल अंत में जो इसका एम है, मेन एम है, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग का काम है समराइजेशन। और समराइजेशन यानी सार आपको कैसे बताओगे, किसी चीज़ की समरी आप कैसे बताओगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे बिजनेस के टर्म में। तो बिजनेस में आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तब आपको पता चल पाया कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो इसलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अल्टीमेटली अकाउंटिंग का जो मेन एम है वो किससे पूरा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही पूरा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप नहीं बनाओगे तो अकाउंटिंग का जो मेन एम है या जो मेन डिफिनेशन है, पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग कंसर्न्स इटसेल्फ विद समराइजिंग ऑफ सच रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो वो कैसे पता चलेगा, बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नहीं पता चलेगा। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट हमारा है, चौथा पॉइंट बुक कीपिंग में हम देखते हैं कि मैनेजर्स डू नॉट टेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। तो मैनेजर जो भी होगा बुक कीपिंग के रिकॉर्ड पे कोई भी जो है अपना डिसीजन नहीं लेता है। क्यों? सही बात है, इसलिए नहीं लेता है मेरे भाई कि इट्स दीज आर जस्ट ट्रांजेक्शन्स। ये बस एक ट्रांजेक्शन है कि बताते हैं कि बुक कीपिंग की क्या ट्रांजेक्शन हुआ, कैसे हुआ। ये कोई आपको निर्णय पे, किसी डिसीजन पे पहुंचाने के लिए कोई आपको डेटा नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, बल्कि ये वो बेस दिए हैं, यानी जो डिसीजंस बनाए जाएंगे वो इन्हीं डेटा को यूज़ करके दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके तब उनके बेसिस पे आपके डिसीजन मेकिंग हो गए। यानी फर्स्ट पार्ट इज आपका बुक कीपिंग हो गया, और इसी बुक कीपिंग के जरिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना यानी अकाउंटिंग का पार्ट, ये बुक कीपिंग हो गया, ये अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए, और यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनेगा। और जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे तो आपको बताएगा क्या, प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो, किस पोजीशन पे हो, कहाँ हो, कैसे हो। ये चीज़ जब ये बता देगा तो इसके बेसिस पे डिसीजन होंगे। यानी आपने ये पॉइंट समझ लिया कि मैनेजर्स जो है बुक कीपिंग के ट्रांजेक्शन्स पे यानी बुक कीपिंग के रिकॉर्ड पे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि अब अकाउंटिंग के पार्ट में आते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर यूज्ड टू असिस्ट मैनेजर इन मेकिंग डिसीजंस। यानी मैनेजर जो डिसीजन लेगा वो किसके बेसिस पे लेगा, अकाउंटिंग के पार्ट पे। अब जैसे देखो आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट है, इस पे आप क्या डिसीजन लोगे, इट्स जस्ट अ ट्रांजेक्शन, एक इवेंट है। लेकिन अगर हम कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेम टाइम पे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताएगा, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट से आप देख सकते हो प्रॉफिट कम हुआ कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, कितना हुआ, तो उसके बेसिस पे आपको क्या है, डिसीजन लेने हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि बुक कीपिंग डज नॉट हैव एनी ब्रांचेस। तो सीधी सी बात है, बुक कीपिंग का कोई ब्रांच नहीं है। बुक कीपिंग का काम ही कहाँ हुआ, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और ट्रायल बैलेंस तक का काम बुक कीपिंग में आ गया। इसका यही एक ही काम है, और कहीं इसके जो है कोई काम, कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं है। अकाउंटिंग पे ऑन द अदर हैंड इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। आप कैसे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग आप सिर्फ पढ़ते हो, जिसमें हम क्या करते हैं, कितनी लागत आई इसको हम निकालते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए बेसिकली एक पूरी अकाउंटिंग की जाती है। जैसे आपने रेशियो वगैरह के बारे में देखा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग के कई अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, तो जैसे अभी आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और अलग अलग बहुत चीज़ों में ये बटी हुई हैं चीज़ें। तो हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग के कई अलग अलग पार्ट्स हैं, बुक कीपिंग के पार्ट नहीं है। उसके अलावा बुक कीपिंग में क्या आएगा, आखिरी पॉइंट जो हम बात करने चल रहे हैं, सिक्स्थ पॉइंट वो है, इट इज़ डन बाय बुक कीपर्स हु डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। देखो जो बुक कीपिंग होती है उसके लिए कोई स्पेशल आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कोई भी थोड़ी बहुत क्लरिकल नॉलेज है तो वो क्या है, बुक कीपिंग का काम कर सकता है बड़े आसानी से। और इसमें कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हो। अब ये बात तो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि फलाने ट्रांजैक्शन, थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से जो है आपकी आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में स्पेशल नॉलेज और स्किल आपकी रिक्वायर होगी। ठीक, तो अब क्यों होगी सर, क्योंकि ये पुराने रॉ मटेरियल को लेके प्रोसेस कर रहा है। तो रॉ मटेरियल को जब प्रोसेस कर रहा है तो हमको कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। तो जब कई सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होंगी साहब, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ये काम है अकाउंटिंग का, ये कोई प्रोफेशनल आदमी, कोई स्किल वाला आदमी करे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला
पॉइंट था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, वो ख़त्म होता है। अब जल्दी जल्दी हम भागते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो इतनी सारी कहानी हमने कल भी पढ़ ली, बार बार चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे हम समय बचाएं और जल्दी पढ़ें। तो अकाउंटिंग के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या करता है, बेसिकली समरी प्रोवाइड कराता है। और समरी क्यों प्रोवाइड कराता है? समरी इसलिए प्रोवाइड कराता है कि किसी भी बिजनेस को, चाहे कोई भी इंसान हो, वो बस एक पोजीशन जानना चाहता है, एक स्थिति जानना चाहता है कि आप किसी अच्छी स्थिति में हो कि बुरी स्थिति में हो। अच्छी स्थिति कैसे पता चलेगी? अगर आप प्रॉफिट में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, आपके पास अच्छे से असेट्स हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ वगैरह नहीं है। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो कैपिटल को पार्ट ज़्यादा है और लोन का आउटसाइडर लाइबिलिटी कम है, तो आप अच्छी पोजीशन में माने जाओगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये पूरा जब एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है अकाउंटिंग, तो इसी का मेन काम क्या है? यही मेन काम है इसका कि अकाउंटिंग पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे बिजनेस के रिकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि इसी के बेसिस पे बाकी डिसीजंस भी जो होते हैं लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस यानी कहाँ कहाँ ये काम आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इसको हम पढ़ते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस भाई साहब प्लानिंग ऑफ बजट में। प्लानिंग ऑफ बजट में कैसे चाचा? प्लानिंग ऑफ बजट में ऐसे है कि जब कोई भी बिजनेस होता है, कहीं भी काम करता है, तो उनका एक बजट होता है। यहाँ तक कि उसको छोड़िए, यही नहीं, अभी और सुनिए, देश होता है अपना, देश भारत देश है, भारत देश का आपको क्या बनता है? भारत देश का आपका पूरा बजट बनता है। आपने सुना है सरकार बजट पेश करती है, तो हर जगह बजट बनता है, इसलिए कोई ये एक लिमिटेड जगह नहीं है कि यहाँ पे बजट बना और जगह बजट नहीं बनेगा। तो बजट हर जगह बनता है, और बिजनेस जब बजट बनाता है तो उसके लिए फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं, यानी अकाउंटिंग वाला पार्ट भाई साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं, प्रॉफिट में हुए हैं, लॉस में हुए हैं, क्या कैसे खर्चे हैं, क्या चीज़ें आई हैं। उसको जब वो पूरा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बेसिस पे वो जो है अलग अलग मदों के लिए, अलग अलग पर्टिकुलर्स के लिए वो अपना बजट बनाते हैं कि इतना बजट इसके लिए है, ये इतना बजट इसके लिए है, परचेज के लिए इतना बना लेंगे, इसके लिए इतना बना लेंगे, अलग अलग हर चीज़ का, जैसे एक्सपेंस के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए क्या है, वो काम कर लेंगे, बना देंगे। उसके अलावा जो है अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो है पॉइंट बैंक एंड लेंडर्स की जब हम बात कर रहे थे, तो बैंक एंड लेंडर्स की बात हमने जब की है, तो देखो बैंक और लेंडर्स क्या है। देखो बैंक भी बिजनेस को लोन देती है, और लेंडर जो होते हैं बैंक तो नहीं होते हैं, लेकिन अलग लोग होते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन को क्या है लोन देते हैं, बिजनेस को लोन देते हैं। तो अब देखो भाई, इनको क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग करेगा क्या? फिर से सोचो, अकाउंटिंग बताएगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, बिजनेस की पोजीशन अच्छी है कि गड़बड़ है। जब ये चीज़ पता चल जाएगी, आप भी किसी को पैसा देना चाहोगे तो ऐसी जगह नहीं देना चाहोगे कि पैसा डूब जाए। और पैसा डूब जाए ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता ऐसे चलेगा कि आप देखोगे कि अगला आदमी उस पोजीशन में है कि नहीं है, यानी पोजीशन शब्द इस्तेमाल हो रहा है, पोजीशन में है कि नहीं है। तो पोजीशन पता कैसे चलेगी? बिजनेस के टर्म में ये पोजीशन जो पता चलती है अकाउंटिंग से, यानी आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है और ट्रेडिंग पीएल हो गए और ये बैलेंस शीट हुआ, इससे पता चल गया। अगर ये आपका प्रॉफिट में बिजनेस है, ठीक है, और बैलेंस शीट अच्छी पोजीशन में है, तो बैंक को पता है कि इनको अगर हम पैसा देंगे तो हमारा जो है पैसा वापस मिल जाएगा। अगर कोई लेंडर है, आउटसाइडर लेंडर है, उसको पता है कि हम इनको उधार दे रहे हैं, इनको हम पैसा दे रहे हैं, तो हमको पैसा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उस पोजीशन में हैं और ये दे सकते हैं। अगले बात हम करते हैं कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो देखो एक सीधा सा टर्म है कि आपको जो है रिकॉर्ड तो रखने पड़ते हैं सारे। तो अकाउंटिंग एक काम क्या करता है, इसके महत्व क्या है कि ये जो हमारा रिकॉर्ड है उसको रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से, खुद में रिकॉर्ड है, इसी के माध्यम से रिकॉर्ड आपके पास पूरे रखे जाते हैं, जिससे कि रिकॉर्ड की कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, चाहे लीगल टर्म में, चाहे बिजनेस को खुद के अपने रिकॉर्ड चेक करने हो, या वैसे भी रिकॉर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो ये पार्ट जो है हमारा यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग अभी हमने फिर बताया, बजट में भी बताया था और बाद में भी, कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब कैसे? अब जैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा और पता चल रहा है कि आपका प्रॉफिट लास्ट ईयर से कम हो रहा है, या इस बार प्रॉफिट काफ़ी कम है, तो आप उसका एक एनालिसिस करोगे कि भाई साहब ये प्रॉफिट कम क्यों हो गया। ऐसा तो है नहीं कि नहीं नहीं प्रॉफिट है तो छोड़ देंगे, नहीं, बल्कि आप उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करोगे तो करोगे कैसे? तो इसी तभी कर पाओगे एनालिसिस जब आपके पास जो है पूरे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, प्रीवियस ईयर के भी, इस ईयर के भी। आप उसमें देखोगे, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को देखोगे कि कहाँ पे दिक्कत हुई, क्यों हुआ, क्या ऐसी चीज़ आ गई कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया, परचेज कम हुई, सेल्स, मतलब पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस होगा। और जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करा देगा, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जा सकते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने इस साल एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो आपको एनालिसिस में पता चलेगा कि एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा खर्चा हो गया, तो आप अगली बार एडवर्टीजमेंट में खर्चा कम करोगे, जिससे जो है आपका प्रॉफिट बच जाए, एक्स्ट्रा बचे।
उसके अलावा इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। अब इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स का क्या मतलब हो गया? इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स का मतलब ये हो गया कि भाई साहब कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में आपके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर्स कैसे बने कि वो उन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अब जब इन्वेस्टर जो होंगे, जो भी होंगे, और भी लोग होते हैं, इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स मतलब अलग अलग लोगों को कह सकते हैं, बेसिकली शेयर होल्डर्स, डिवेंचर वगैरह जो भी हैं, किसी ना किसी तरीके से उनका जो आप कह सकते हो हित है, मत है, वो आपके जो है संस्थान में लगा है। तो ऐसे लोग हमेशा ये जानकारी जानना चाहते हैं कि भैया आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अगर डिबेंचर का भी तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो आपको पैसा उधार दिया है, या आपके जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया, या गवर्नमेंट है, इन सबको जानना होता है कि बिजनेस आपका कैसा काम कर रहा है, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके से मत आपके यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसे मिलेगी? ये इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जैसे आपको जब अकाउंटिंग करोगे तो अगले को तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा है, तभी तो लोग भागते हैं। रिलायंस में लोग कहाँ भाग रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो ग्रोथ है, जो बाकी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे ज़्यादा हैं। इस वजह से लोग जो है वहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है, या जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, वो वहाँ पे भाग रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये अकाउंटिंग की मदद से ही संभव है। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है आपके पास, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई अच्छा कर रहा है कि कोई बुरा कर रहा है? इट्स जस्ट लाइक कि आपके स्कोर कार्ड होते हैं, रिजल्ट आता है एग्ज़ाम का, वो क्या बताता है? वो यही तो बताता है कि आपकी क्या पोजीशन है, आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। उसके बेसिस पे आगे डिसीजन लिए जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कंपनी का रिपोर्ट क्या कार्ड क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। और लास्ट पॉइंट है, लास्ट क्या है, 2 पॉइंट है, रिपोर्टिंग प्रॉफिट। रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स का मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट है आपके, उसको आपको रिपोर्ट करना होता है, आपको डिक्लेयर करना होता है कितने प्रॉफिट हैं। और ये बाकी और जगह भी इसका इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि लीगली आपको टैक्स पे करना होगा। तो टैक्स पेमेंट के लिए आपको जो है अपना जो प्रॉफिट है उसको बताना पड़ेगा। उसके अलावा जो है अपने शेयर होल्डर्स को आपको पैसा देना होगा, पैसा मतलब डिविडेंड देना होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको डिक्लेयर करना होगा। तो रिपोर्टिंग प्रॉफिट भी आपको करना होगा। प्रॉफिट फिर अगेन वही सारी चीज़ फिर घूमेंगी कि प्रॉफिट कब पता चलेगा? जब आप जो है अकाउंटिंग करोगे। और लास्ट पॉइंट है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग कैश फ्लो। तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैश फ्लो का मतलब बहाव होता है। अब बहाव सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, यानी कैश बाहर जा भी सकता है और कैश अंदर आएगा भी। बिजनेस कर रहे हो तो सीधी सी बात है, पैसा जाएगा भी बिजनेस से बाहर और पैसा अंदर आएगा भी बिजनेस के। तो ये ट्रांजेक्शन्स, ये हम बेसिकली अकाउंटिंग में इसको पता चलाते लगाते हैं कि बिजनेस से कितना पैसा बाहर गया और कितना पैसा अंदर आया। नेट कैश यूज कितना हुआ है, या कितना कैश हमने जनरेट किया बिजनेस से, ये कैश फ्लो से आपको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? देखो, हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि सिर्फ मॉनेटरी, रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी आइटम्स। अब रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी आइटम्स का मतलब क्या हो गया? अरे बंधु, अरे मेरे भाई, रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी आइटम्स का मतलब ये हो गया कि जो आपके मॉनेटरी आइटम्स हैं, यानी हमने क्या बताया था कल जब बुक कीपिंग की बात की थी। अब बुक कीपिंग खुद अकाउंटिंग के अंदर आएगी, ये मैंने कल बताया था। तो इसलिए ये मत कहना कि नहीं नहीं सर, बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग वाइडर टर्म है, उसके अंदर जो है बुक कीपिंग आएगी। तो बुक कीपिंग में हमने कल पढ़ा था कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स। तो जिनको फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब एक चीज़ आप बताओ, जैसे कोविड आ गया, कोविड आया तो बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस को लॉस हुआ, लेकिन हम इसको नहीं रिकॉर्ड कर पाए। कोविड का जो लॉस क्रिएट हुआ उसको हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए। अब इसको क्यों नहीं? क्योंकि कोविड एक्चुअल में डायरेक्टली जो है कोई फिनेंशियल टर्म में हम इसको नहीं कैलकुलेट कर पाए। बिजनेस बंद रहा, उस वजह से खर्चे होते गए, रेवेन्यू नहीं जनरेट हुई, वो हमने लॉस दिखाया, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन एग्जैक्ट कोविड की वजह से जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसको हमने नहीं बता पाए, उसको हम नहीं बता पाए। तो यही है अकाउंटिंग का जो लिमिटेशन है कि इस तरीके की जो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं उनको हम जो है डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान के चलो कि किसी कर्मचारी का आज मूड खराब है, अपसेट है थोड़ा, तो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो जो प्रोडक्टिविटी है उसकी कम हो गई, यानी रोज़ अगर वो 20 यूनिट बना रहा था तो आज कम बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं, उसको अकाउंटिंग उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एकदम सिंपल सरल आसान शब्दों में कहा जाए तो पैसे की जो कीमत आज होगी, आज से 10 साल उससे कम होगी, 10 साल बाद उससे कम होगी। जैसे आपके दादाजी जब आप बात करोगे तो कहेंगे कि हमारे ज़माने में 1 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, अब आज की डेट में 1 रुपये भिखारी भी नहीं लेता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 रुपये की कीमत जो दादाजी के टाइम पे थी, आज के टाइम पे वो 10 रुपये 20 रुपये की कीमत हो चुकी है। कैसे?
क्योंकि धीरे 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 जैसे जैसे इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशंस बढ़ती जा रही है, सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही हैं, ठीक उसी तरीके से पैसे की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो उल्टी दिशा में जाती। उल्टी दिशा का मतलब हो गया वो जस्ट विपरीत होगी, वो धीरे 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 कमजोर होने लगेगी, दबने लगेगी। मनी डिप्रिशिएट होता है, इन शॉर्ट टर्म मनी डिप्रिशिएट होता है। तो जो उसका आपका परचेजिंग पावर हो गया, यानी परचेजिंग पावर का मतलब क्या हो गया कि आज जो 1 रुपये खरीद सकता है वो कल 1 रुपये नहीं खरीद, कल का मतलब भाई जस्ट कल नहीं, मतलब आज से 10 साल 20 साल बाद वो 1 रुपये नहीं खरीद पाएगा। फिर उसको खरीदने के लिए आपको सेम चीज़ को 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसके लिए जो है इसको अकाउंटिंग ट्रीट नहीं करता। अब जैसे आप एक बात करो, आप 1980 का किसी का अकाउंट्स उठा लो, अकाउंटिंग जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो मनी ट्रीटर में लिखी होगी, और आज का उठा लो, आज उस भी मनी ट्रीटर में होगा, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया हमने। मतलब कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं है कि वो बता दे आज की वैल्यू के हिसाब से, जो हमारा आज की वैल्यू मनी का पैसा की वैल्यू है, तो 1980 वाले की क्या वैल्यू होगी। भाई डेफिनेटली है कि वो बढ़ जानी चाहिए, या उसके बेसिस पे आज की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कम होना चाहिए, तो कैसे निकलेगी। हालांकि ये अकाउंटिंग में नहीं होता है, लेकिन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा एक टेबल दिया होता है, वहाँ पे उसकी जो है वैल्यू दी होती है, उस हिसाब से चीज़ें निकाली जा सकती हैं। लेकिन अकाउंटिंग के पार्ट में तो ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अकाउंटिंग के पार्ट में अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा रिकमेंडेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स। तो रिकमेंडेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स का मतलब ये हो गया कि जैसे आप देखो कई चीज़ों में होगा, हमारे पास अकाउंटिंग में क्या है कि अलग अलग मेथड्स हैं, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक फिक्स्ड है। जैसे डिप्रिशिएशन की बात कर लें तो वो कहता है कि SLM भी है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड्स भी है आपके पास, और WDM भी है। दोनों का काम करने का तरीका क्या है, अलग है। तो यानी हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, यानी फिक्स नहीं है कि नहीं नहीं यही करना है। इट्स लाइक कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो या इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, अब ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ऐसा नहीं नहीं सिर्फ हिंदी ही पढ़ना है या सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है। तो इस वजह से जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं कई सारी चीज़ों के, वो मिसलीड कर देते हैं, लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, और कई बार वो सही एग्जैक्ट चीज़ जो उनका करना होता है वो फेयर वैल्यू नहीं दिखा पाते हैं। उसके अलावा रिस्ट्रेन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो जो है थोड़ा सख्त होने की वजह से उनका ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, एकदम एग्जैक्ट वैसे रहती हैं। वैसे रहने का मतलब एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट रहती हैं। स्ट्रिक्ट यानी आपको कई जगह जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल्स की भी जो बात की गई है, एग्जांपल में जैसे हम कहते हैं कि डिप्रिशिएशन किसी में लग रहा है तो लगते हैं, लेकिन अगर चीज़ें अप्रिशिएट हो रही तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अप्रिशिएशन का जो पार्ट है या जो चेंज हो रहे हैं और सारे चेंजेस आ रहे हैं, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमको जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। अब ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट करता है, इसको अभी हम आगे देखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में। उसके अलावा रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब ये देखो ये फालतू सा पॉइंट है, इट्स लाइक ज़बरदस्ती आपको देना है तो देना है पॉइंट। अब ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में जो है भाई सिर्फ पास्ट ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं, पास्ट ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते। अब भाई कोई जो है भगवान तो हो नहीं जाएगा कि नहीं नहीं आगे क्या होना है हम उसको भी जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मूर्खतापूर्ण जो थोड़ा पॉइंट है कई कई जगह दे दिए जाते हैं, पर हमको जो है अगर पॉइंट दिया तो उसको कंसीडर करना है, एक्सप्लेन कर देना है। बाकी इसका कोई मतलब औचित्य ही नहीं बनता, लॉजिक ही नहीं है कि जो है कोई फ्यूचर के ट्रांजेक्शन से को रिकॉर्ड करेगा। जो हो गया आप उसी को रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद जो है और भी इसके हैं, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है। एलोकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो एलोकेशन ऑफ प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि जो आपका एलोकेशन किया जाता है, जैसे कई बार वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अगर इसको एक उदाहरण के तौर पे हम समझे तो मान के चलो कि आप बाइक ले लिए आप, तो बाइक का जो डिप्रिशिएशन चार्ज होता है वो कैसे होगा कि आप मोटे तौर पे कहोगे कि 10 साल अगर हम लाइफ लेते हैं बाइक की तो 10 साल में ये बाइक ख़त्म हो जाएगी। ये तो हो गया कि आपने एक तराजू पे सबको बराबर तौल दिया, यानी पहले साल जितना जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में यही काम होता है, तो पहले साल जितना होगा उतना 10वें साल होगा। पर एक बात बताइए, आपने नई बाइक लेके आई, पहले साल ही खूब काम कर लिया, 60-70 हज़ार किलोमीटर चला दिए, वो बाइक 5 साल में ही ख़त्म हो गई, 10 साल की नौबत ही छोड़ दो। अब आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, वो चीज़ें कहाँ गई। इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट है हमारा एलोकेशन का, कि एग्जैक्ट एलोकेट करें यूजेस के हिसाब से, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हैं। कुछ हैं आपके मेथड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं। इन जनरल जो एलोकेशन प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है।
और भी चीज़ें जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसे कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं। फिक्स्ड खर्चे का मतलब हो गया कि वो खर्चे होने ही होने हैं, तो उनका एलोकेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मान के चलो कि आपके घर में बिजली का बिल है, बिजली का मीटर लगा होगा, बिजली का मीटर लगा है तो उसमें कुछ फिक्स्ड चार्ज होते हैं। अब फिक्स्ड चार्ज को आप कहाँ एलोकेट करोगे? जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन की अगर केस में हम बात करें तो उसको आप किसके मत्थे चढ़ाओगे कि नहीं नहीं ये किसके उसमें जाएगा, किसके उसमें जाएगा। तो इस तरीके से बहुत छोटी छोटी करके टेक्निकल चीज़ें होती, प्रॉब्लम्स होती हैं जो होती हैं, और उसी में एक प्रॉब्लम ये है एलोकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उसके अलावा मेंटेनिंग सिक्रेसी, तो जो सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है, यानी बिजनेस को अपनी जो है गोपनीयता रखनी होती है, वो अकाउंटिंग की वजह से नहीं हो पाती, क्योंकि आपको अपने जो आर्थिक चिट्ठे हैं, पूरा क्या असेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितना आप कमा रहे हो, कितना लॉस में, हर एक चीज़ आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है पब्लिक के सामने। तो इस वजह से जो भी आपकी सिक्रेसी है भैया वो मेंटेन नहीं हो पाती है। सोल प्रोप्राइटर के केस में नहीं होता है कि वो अपना जो है सब अपने पास रखता है, सिर्फ गवर्नमेंट को देता है, तो इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन जो है सीक्रेट रहती है थोड़ा। या हम अगर अकाउंटिंग ही ना करें, अकाउंटिंग ही ना करें तो बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाएगी। और अकाउंटिंग करेंगे तो भाई इन्फॉर्मेशन देगी तो फिर सिक्रेसी तो जो है भंग होगी ही होगी। उसके अलावा द टेंडेंसी फॉर सीक्रेट रिजर्व, तो देखो कई बार लोग क्या करते हैं, थोड़ा चालाकी करते हैं, और वो ये काम ये करते हैं कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ को, जो असेट्स होंगी या लाइबिलिटीज़ होंगी, उनको बढ़ा के घटा के किसी न किसी तरीके से वो क्या करते हैं, एक रिजर्व बना लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास संपत्ति 1 करोड़ की है, लेकिन आपने सिर्फ दिखा दिया कि भैया भैया हमारे पास सिर्फ 75 लाख की संपत्ति है, आपने उसकी जो है वैल्यूएशन कम कर दी। अब एक बात बताओ, आपने 75 लाख दिखाया, एक्चुअल में है वो 1 करोड़ की, यानी 25 लाख का डिफरेंस हो गया। और ये 25 लाख का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? 25 लाख के डिफरेंस का मतलब हो गया कि आपके पास 25 लाख रुपए एक्सेस आ गए। सेम केस लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी आपके पास 1 करोड़ की, लाइबिलिटी आप दिखा दिए कि 1 करोड़ 25 लाख की, तो यानी आपके पास जितनी एक्चुअल लाइबिलिटी, आपने उससे ज़्यादा लाइबिलिटी दिखा दी थी, यानी आपके पास एक जो है आप कह सकते हैं एक्सेस अमाउंट बच गया 25 लाख रुपए का। तो इस तरीके से काम किए जाते हैं, जिससे कि सीक्रेट रिजर्व, इसको सीक्रेट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, पर एक्चुअल में कंपनी जानती है कि एसेट्स और लाइबिलिटी को फ्लक्चुएट किया गया है, जिसके बीच के डिफरेंस को हम यूज़ करके पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब जो है कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते चलेंगे। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन है? अकाउंटिंग का इस्तेमाल किसको किसको होता है? तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, और दो दो लाइन हम बताते हुए सिर्फ चलते हैं। उसके बाद इंटरनल में होते हैं ओनर एंड स्टॉक होल्डर। स्टॉक होल्डर ओनर क्यों होते हैं? ओनर मालिक होता है, डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्टर्स होते हैं, बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं। मैनेजर बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं। इंटरनल डिपार्टमेंट्स मैनेजर बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं, और इंटरनल ऑडिटर बिजनेस के अंदर ही काम करता है। एक्सटर्नल में कब अब कौन आएंगे? एक्सटर्नल में आएंगे क्रेडिटर, बाहर वाला आपको पैसा दे रहा है, बाहर वाला, तो एक्सटर्नल हो गया। इन्वेस्टर, बाहर से कोई पैसा लगा रहा है, बाहर से पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर वाला हो गया, एक्सटर्नल हो गया। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का आपका डायरेक्ट लिंक नहीं है, गवर्नमेंट एक अलग संस्थान है अपने आप में खुद, तो इसलिए वो क्या हो गया? एक्सटर्नल। उसके अलावा आपका क्या होगा? ट्रेडिंग पार्टनर, जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हो वो पार्टनर, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रेड, ये आप ट्रेड कर रहे हो तो उस वजह से वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारा रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे सेबीज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें, तो इनका ये बाहर है, एक्सटर्नल में आ गई। अब कौन कौन किस तरीके से इस्तेमाल करता है? तो पहला पॉइंट है ओनर। देखो ओनर को सीधे से कुछ भी नहीं, ओनर को नॉर्मली बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कर चाहिए होती है कि बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। अगला पार्ट आता है मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट को सिंपली सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, इसलिए उसको जानना जरूरी है बिजनेस में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ फ़ायदा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मिलती है, जिसके बेसिस पे वो आगे डिसीजंस को ले पाते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर एकदम सिंपली, क्रेडिटर भैया अपना पैसा लगा रहा है, तो उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिस्क ज़्यादा है कि कम है, ये जानने के लिए उसको क्या है? अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे सेबी वगैरह हो गई, या गवर्नमेंट हो गई टैक्स के लिए, टैक्स अथॉरिटी, तो इनको ये जानना होता है कि जो जनता का हित है वो ना नुकसान हो उसका, कहीं उसको कहीं अनदेखी ना की जाए, दूसरी तरीके पे से कोई सरकार के साथ कोई धोखाधड़ी जैसे टैक्स चोरी वगैरह का काम ना कर पाए, इसलिए अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन रेगुलेटरी एजेंसीज को चाहिए होती है। रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे सेबी और ये नहीं होती हैं आपकी टैक्स अथॉरिटी, और भी अथॉरिटीज़ होती हैं जिनको वेरियस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो अकाउंटिंग के थ्रू उनको मिल जाती है। उसके अलावा आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट। तो देखो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो है बहुत सारी गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग से मिलती है बिजनेस के,
वो अलग अलग जगह रिकॉर्ड करती है, जैसे कि उसके पास कितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, ज़्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस कितने हैं, टैक्स कितना कलेक्शन आ रहा है। तो वेरियस स्टेटिस्टिक्स जो उनको चाहिए होती है, डेटा चाहिए होते हैं, वो गवर्नमेंट को अकाउंटिंग के थ्रू मिलते हैं। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, इन्वेस्टर जो आगे इन्वेस्ट करने वाले। भैया आप देखो, पहले कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप पहले जो है वहाँ का देखोगे कि स्थिति क्या है। जैसे कोई शादी करने जाता है, कहीं देखता है तो पहले देखता है कि स्थिति क्या है, लोग उस स्थिति में है कि नहीं है। ठीक, अपने स्टैंडर्ड स्टेटस के हिसाब से हर कोई जो है उस चीज़ को मैच कराता है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो देखना चाहेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट, और जो है प्रॉफिट में कंपनी है या लॉस में है, कि पैसा जो है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जैसे किसी को पैसा लगाना है, एकदम डूबती हुई कंपनी में तो कोई पैसा लगाएगा नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन से ही पता चले कि कंपनी डूब रही है, क्या स्कोप है, आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें। फिर एम्प्लॉयज़, अब एम्प्लॉयज़ क्या है, एम्प्लॉयज़ को जो है पैसा चाहिए होता है, बाकी सारी चीज़ें चाहिए होती है जो इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मिलती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो अपने बोनस के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए कहेंगे, अगर नहीं तो भैया दिक्कत होगी। अब जैसे सहारा इंडिया का केस क्या है, सहारा इंडिया का पैसा इस टाइम जो है कर्मचारियों को कई महीने से पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम चल रहा है, आपको पता है, सब चीज़ों पर रोक लगी हुई है। तो एम्प्लॉयज़ को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी के बेसिस पे वो जो है आगे डिसीजन लेते हैं, प्रेशर बनाते हैं, उस हिसाब से आगे स्विच भी करना होता है कि कहीं छोड़ के हम दूसरी जगह नौकरी पकड़ें। तो ये सारी चीज़ें, कई इन्फॉर्मेशन जो है इनको इसी अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती है। तो इनको सार मिल गया कि भैया कंपनी डूबने वाली है, तो ये छोड़ के भाग गए दूसरी कंपनी में। या अगर कंपनी जो है बहुत अच्छा करने वाली है तो यहीं पे रुके रहेंगे, जब ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो बोनस के लिए कहेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में है रिसर्चर्स, तो रिसर्चर वगैरह को जो डेटा मिलते हैं उसके बेसिस पे बाकी चीज़ें जो है अपना एक रिसर्च करके बनाते हैं। जैसे बहुत सारे डेटा की लेबर के लिए, सेफ्टी के लिए कितना पैसा खर्चा हो गया, कितना रिजर्व बनाया गया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए, सारी चीज़ें। तो लेबर का कितना कंपनीज ध्यान रख रही हैं, नहीं रख रही हैं, इस तरीके से प्रोविजंस के हिसाब से बना रही हैं। तो अपना रिसर्च करके जो है वो पब्लिश करते हैं कि भैया ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद का जो पॉइंट है उसको हम जो है अगली वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और वो उस पॉइंट के साथ जो है एक बड़ा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है आपका, वो उसको फिर वीडियो छोटी हो जाएगी, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स का। तो थैंक यू सो मच, आप अभी तक अगर जुड़े हैं तो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, बाकी कोई बात ही नहीं है। थैंक यू।